नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गर्व सीरीज के 8वें वीडियो में। साथियों, गर्व सीरीज जीएस का सीरीज था। हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? किसके द्वारा स्थापित किया गया पूछा है। यानी कि एक प्रश्न इसका उत्तर इसी में दे रहा है कि विश्व का सबसे पहला गणतंत्र है वैशाली, किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा लिच्छवी। साथियों, वैशाली के लिच्छवी एक गणराज्य था। एक्चुअली में साथियों 10 गणराज्य थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 10 गणराज्य की संख्या थी। 10 गणराज्य में सबसे प्राचीन गणराज्य था या गणतंत्र था वैशाली। यहाँ पर एक मैप दिख रहा होगा आपको, इस मैप में लोकेशन देखिएगा। समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा फोकस करते हैं। अब देखिएगा इसको साथियों, यहाँ पर लिखा है कपिल वस्तु के शाक्य एक हो गया। दूसरा रामग्राम के कोलीय। तीसरा पिपलीवन के मौर्य। कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल, ये 5 हो गए। फिर साथियों केशपुत के कालाम, मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी। इसके अलावा साथियों सुनसुमार पर्वत के भग, केशपुत के कालाम। टोटल 10 गणराज्य थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने गणराज्य थे? तो साथियों 10 गणराज्य थे। इसमें सबसे प्राचीन जो गणराज्य या गणतंत्र था उसका नाम था वैशाली। साथियों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा किसकी राजधानी थी? वज्र की, वत्स की, काशी की या सुरसेन की? तो साथियों सुरसेन की राजधानी थी मथुरा। ध्यान दीजिएगा, ये बात हो रहा है 16 महाजनपद का। बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र, इन दोनों के अनुसार छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। उन्हीं जनपदों में से 4 जनपद का नाम है। वज्जी जो महाजनपद था इसकी राजधानी साथियों वैशाली थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी और सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। थोड़ा देख लीजिएगा मैप से। ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व 500 बीसी या 600 बीसी, 500 बीसी साथियों या 600 बीसी का यह मैप है। 600 बीसी का इसमें आप देख पा रहे हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो महाजनपद है उसका मैप है। 16 महाजनपद थे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। सबसे दक्षिण का एक इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सबसे दक्षिण का है अस्मक, गोदावरी नदी के किनारे अस्मक था, जिसकी राजधानी पोटन या पाटली थी। इसके अलावा साथियों अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, वत्स, मत्स्य, मल्ल, कुरुचेद, पांचाल, कंबोज, गारधान, सुरसेन, अवंती, ये 16 महाजनपद थे। साथियों आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न पढ़िएगा, देखिएगा। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? साथियों 16 महाजनपद में एक महाजनपद था अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। काशी की राजधानी वाराणसी। सुरसेन की राजधानी साथियों अभी हमने किया है मथुरा। और वज्जी की राजधानी थी वैशाली और अंग की राजधानी चंपा। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? साथियों इसका उत्तर हो जाएगा अस्सक या अस्मक जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का महाजनपद था वो भारत के सबसे दक्षिण में स्थित था और यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। साथियों गोदावरी नदी के किनारे, जिसकी राजधानी थी पोटली या पाटन। तो 3 बात याद रख रही है। सबसे दक्षिणतम महाजनपद अस्मक, किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। उसकी राजधानी क्या थी? पाटन या पोटली। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मगध की राजधानी नहीं थी? साथियों सबसे शक्तिशाली महाजनपद होकर के उभरा मगध, इसीलिए पढ़ा जाता है मगध का उत्कर्ष। द्वितीय नगरीय क्रांति छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपद थे
सभी 16 महाजनपद में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है। इस मगध पे सबसे प्राचीन राजधानी, पहली राजधानी थी गिरिब्रज साथियों। उसके बाद राजधानी बनी राजगृह राजधानी बनी। उसके बाद साथियों पाटलिपुत्र राजधानी बनी। एक और राजधानी बनी थी वैशाली भी राजधानी बनी थी। वैशाली भी कुछ समय के लिए राजधानी बनी थी। कौशाम्बी राजधानी नहीं थी। कौशाम्बी साथियों वत्स की राजधानी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी और ये चारों राजधानियां मगध की थी, याद रख रहिएगा। उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी, मगध की राजधानी नहीं थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार आकृति में बसा हुआ था श्रावस्ती नगर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और श्रावस्ती साथियों याद रखे रहेंगे, कोसल जो महाजनपद था उसकी 2 राजधानी थी, साकेत और श्रावस्ती। श्रावस्ती जहां सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध ने वर्षावास किया था और सबसे ज्यादा ज्ञान और सबसे ज्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया था। आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर चेक कर लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा अर्धचंद्राकार। अगला प्रश्न है 7वां, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? मगध साम्राज्य था, उसमें नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों महापद्मनंद था। महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। देख लीजिएगा, उत्तर है महापद्मनंद। और अगर साथियों पूछे अंतिम शासक कौन था, तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद, इस घनानंद को चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न पूछा गया है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया था? उत्तर हो जाएगा मौर्य। मौर्य वंश अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की। आगे बढ़ते हैं, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? साथियों इसका उत्तर हो जाएगा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। बहुत फेमस अभिलेख है। कुछ ही तो अभिलेख है प्राचीन इतिहास में, थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, उसको आप याद रख रहिएगा। अलग से है लेकिन अभिलेख आया तो हम सोचे लिख दे। एक है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख साथियों, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इसको उत्कीर्ण करवाया था समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। इसको उत्कीर्ण करने वाले विद्वान के बारे में पूछेगा तो हरिसेन थे साथियों। इसके बाद एहोल अभिलेख याद रखे रहेंगे। एहोल अभिलेख, इसको उत्कीर्ण किया था रवि कीर्ति ने। एहोल अभिलेख को किसने उत्कीर्ण किया? रवि कीर्ति ने। इसमें लिखा हुआ है उत्तर के राजा हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था नर्मदा नदी के किनारे। एहोल अभिलेख में क्या लिखा है? नर्मदा नदी के किनारे राजा हर्ष जो उत्तर के राजा थे उनको दक्षिण के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने युद्ध में हराया था। इसके अलावा साथियों मंदसौर अभिलेख याद रखे रहेंगे। मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों के द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख याद रखे रहेगा, इसको अभी करा जाएगा डिटेल। इसके अलावा साथियों याद रखे रहेंगे हम लोग जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने इसको उत्कीर्ण करवाया था। इसमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है साथियों। भीतरी स्तंभ अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख, इसमें जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। यह किस अभिलेख में लिखा है? भीतरी स्तंभ अभिलेख में लिखा हुआ है। आते हैं अपने प्रश्न पर। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख साथियों कलिंग के राजा थे। कलिंग के राजा, कलिंग राज, नाम था खारवेल। खारवेल वंश पूछा है बीपीएससी के एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा है। इसका वंश था साथियों याद रखे रहेंगे चेदी वंश। चेदी वंश और महामेघवाहन वंश। महामेघवाहन वंश, चेदी वंश या महामेघवाहन वंश। साथियों बिहार पीसीएस का फॉर्म भरा जा रहा है, आप लोग भर दीजिएगा। और कंप्लीट जीएस, अगर 4-5 महीने समय मिल गया हम लोग को तो आपको पूरा कंप्लीट जीएस पढ़ाएंगे और प्री की गारंटी है साथियों। आप पढ़ेंगे निश्चित तौर पर, आप देख रहे होंगे कंटेंट, एक भी चीज छूट नहीं रहा है। सिलेबस पूरा 100% कवर करते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो फॉर्म भर दीजिएगा और एग्जाम दीजिएगा। डेली का वीडियो जो मिल रहा है आपको उसको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, एक एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, प्री क्वालिफाई हो जाएगा।
साथियों चेदी वंश और महामेघवाहन वंश एक ही था। खारवेल उस वंश का राजा था। खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख उत्कीर्ण कराया था। साथियों इसमें लिखा हुआ है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में कि नंद राजा था, एक राजा नंद, उसका नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद जो नंद वंश का संस्थापक भी था, उसने कलिंग में एक नहर खुदवाया था। तो पूछे प्राचीन काल में कलिंग में नहर किसने खुदवाया था, तो उत्तर हो जाएगा महापद्मनंद। कौन सा राजा था वो? नंद वंश का राजा था। इसके नाम का साक्ष्य कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख किसने उत्कीर्ण करवाया? खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। साथियों ये रुम्मिनदेही अभिलेख है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। लुम्बिनी शब्द रुम्मिन से याद रखिएगा। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी और लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्मस्थली जो था, उसने लिखा था रुम्मिनदेही अभिलेख में कि मैं शाक्य मुनि के जन्म स्थली पर यात्रा करके अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। यहाँ पर भाग कर और बलि कर मैं समाप्त कर रहा हूं। साथ ही साथ जो भू राजस्व कर है उसे घटा करके 1/6 से 1/8 कर रहा हूं। यह बात कहाँ लिखा गया है? रुम्मिनदेही अभिलेख में लिखा गया है साथियों। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख साथियों, इसमें सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सबसे पहले कौन सा वंश था? तो साथियों सबसे पहले वंश था हर्यक वंश, जिसे पितृहंता वंश कहते हैं, बिंबिसार ने जिसकी स्थापना की थी। इसके बाद साथियों हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश, दिया नहीं ऑप्शन में। उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद आ जाएगा नंद वंश, और नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को हरा करके तीसरा राजवंश मगध पर जो आता है वो मौर्य राजवंश था। और मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तो साथियों ये पहला विकल्प है, ये दूसरा विकल्प है, ये तीसरा विकल्प है और ये चौथा विकल्प है। अब इसको सुमेलित करिए। अब ये प्रश्न पूरा हुआ तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? देखिएगा 4 4 1 3 2, 4 1 3 2 ये उत्तर हो जाएगा। यानी सबसे पहले चौथा आएगा, हर्यक वंश आएगा, फिर नंद वंश आएगा, फिर उसके बाद से तीसरा मौर्य वंश आएगा और उसके बाद शुंग वंश आएगा। साथियों इसका उत्तर हो जाएगा, देखिएगा बी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? साथियों तो ये हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद्य रहता था जिसका नाम था जीवक। साथियों जीवक, राजवैद्य जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था। इसने चंड प्रद्योत का उपचार किया था, हमने कल किया था। ये पांडु रोग से ग्रसित था, पांडु रोग या पीलिया रोग से ग्रसित था। इसका उपचार किया था जीवक ने। इसके अलावा साथियों महात्मा बुद्ध की सेवा में भी गया था। महात्मा बुद्ध भी बीमार थे एक बार, तो महात्मा बुद्ध की भी सेवा किया था राजवैद्य जीवक ने। जीवक किससे संबंधित था? किसके दरबार में रहता था? बिंबिसार के दरबार में। थोड़ा सा और इसके बारे में 2-3 प्रश्न बनता है। इसकी माता का नाम आम्रपाली था, माता का नाम आम्रपाली था। और पूछता आम्रपाली कौन थी? आम्रपाली वैशाली नगर की गणिका थी साथियों, वैशाली नगर की गणिका। यही प्रश्न पूछेगा, यही शब्द पूछेगा। गणिका का ज्यादा भाव मत निकालिएगा, आप बस पढ़ाई करिएगा, पढ़ाई पर फोकस करिएगा। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? साथियों कालपी नगर कहाँ स्थित है? तो कालपी नगर साथियों जमुना नदी के, यानी यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित है। उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कालपी के बारे में देखते हैं। जालौन जिला है उत्तर प्रदेश का, बुंदेलखंड का एक जिला है जालौन, उसी का एक नगर है कालपी। कालपी इसका प्राचीन नाम है कालप्रिया। पूछेगा प्राचीन नाम कालपी का क्या है? कालप्रिया। साथियों कालप्रिया किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। अच्छा पूछे निर्माण किसने करवाया था? पूछे निर्माण कालपी नगर का किसने करवाया था? तो वासुदेव नाम के राजा थे, उन्होंने कराया था। 400 AD यानी कि 400 ईस्वी के आसपास में वासुदेव ने कालपी नगर का निर्माण कराया था, बसाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से
किस एक का शासन था? साथियों, नंदराज का शासन था। नंदराज घनानंद, नंदराज घनानंद सिकंदर के आक्रमण के समय भारत का राजा था। उत्तर हो जाएगा ए। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने ब्यास नदी के तट पर पराजित किया था। साथियों, वीर भारती का नाम है राजा पोरस। राजा पोरस इसका उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 14 का उत्तर हो जाएगा बी। ब्यास नदी, जिसे बिपाशा भी कहा जाता है प्राचीन काल में, बिपाशा नदी के तट पर राजा पोरस की सेना ने वीरता पूर्वक सिकंदर का सामना किया, डरी नहीं। भीषण सेना देखकर भी पोरस की सेना और पोरस ने वीरता पूर्वक लड़ाई लड़ा। इसी बात से सिकंदर ने खुश होकर के, इनकी वीरता से प्रभावित होकर के मित्रता का हाथ बढ़ा लिया और मित्र हो गया। मित्रता का हाथ भी बढ़ाया और कुछ क्षेत्र भी राजा पोरस को सौंप गया। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। पहला भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? क्या ट्रिक करेंगे आप? अशोक भी ऑप्शन में दे रहे हैं। अब ट्रिक करिए, क्या होगा? तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य। क्यों कहा जाता है? साथियों, कुछ विद्वान कहते हैं कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक या राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। अंग्रेजों से भी बड़ा भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो भारतीय साम्राज्य था वो ईरान की सीमा तक और पूर्व में म्यांमार की सीमा तक विस्तारित था। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाला राजा था। साथियों, अगला प्रश्न पढ़िएगा, देखिएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है, विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है, साथियों, उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का शाब्दिक अर्थ हुआ मुद्रा के लिए राक्षस बन जाना। यह एक जासूसी नाटक है साथियों, जासूसी नाटक है। इसमें लिखा गया है कि मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दुराभिसंधियां जो हो रही थी उसमें जासूसी कुछ लोग कर रहे थे, उन्हीं को मुद्रा राक्षस कहा गया है। विशाख दत्त ने लिखा है साथियों। इसके अलावा विशाख दत्त ने एक और पुस्तक लिखा है, इसको भी याद रखे रहेंगे, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम किसकी पुस्तक है? देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की पुस्तक है। देखिए, गुप्त काल में विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम लिखा और मौर्य काल पर उन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा है। याद हो जाएगा आपको देखते ही, गुप्त और यहाँ पर मौ है, मौ से मौर्य हो जाएगा मुद्रा राक्षस। आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर चेक कर लीजिएगा, विशाख दत्त थे। अगला प्रश्न है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सैंड्रोकोट्टस कहा गया था। किसे सैंड्रोकोट्टस कहा गया था? याद रखे रहिएगा साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। यहां से कुछ और भी प्रश्न बनते हैं, देखिएगा। कुछ विद्वान थे जैसे एरियन और प्लूटार्क, एरियन और प्लूटार्क, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा, एंड्रोकोट्स कहा, एंड्रोकोट्स कहा। और एक और विद्वान था जिसका नाम था जस्टिन, जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स कहा, सैंड्रोकोट्स। यूनानी नाम है साथियों, तो कोट्टस या कोट्स एक ही बात है। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्टस कहा और जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स या फिर सैंड्रोकोट्टस कहा। इन दोनों एंड्रोकोट्टस सैंड्रोकोट्टस की पहचान विलियम जोन्स ने की। यहां लिखते हैं, विलियम जोन्स ने इन नामों की पहचान की कि ये लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं है, वो चंद्रगुप्त मौर्य है। तो एंड्रोकोट्टस किसने कहा? एरियन प्लूटार्क ने कहा। सैंड्रोकोट्टस किसने कहा? जस्टिन ने कहा। एंड्रोकोट्टस और सैंड्रोकोट्टस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। आगे बढ़ते हैं, पूछा गया है अगले प्रश्न में, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? साथियों, यहाँ देखिएगा, अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इसके अलावा और भी नाम है साथियों, कौटिल्य। ये सारे नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। ध्यान दीजिएगा चाणक्य के बारे में। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? पहले गुरु जी उत्तर बता दीजिए। तो लीजिए, उत्तर हो जाएगा विष्णुगुप्त।
आप कहीं पढ़े होंगे अगर अजय बचपन का नाम है तो वो थोड़ा सा अशुद्ध हो जाएगा साथियों। हम जो आंसर आपका करा रहे हैं वो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का आंसर की है, उसके अनुसार हम लोग कर रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विष्णुगुप्त। कुछ जगह लिखा है कि बचपन का नाम या मूल नाम या बचपन का नाम अजय है, तो आप ज्यादा भारी तरीके से मूल नाम को समझिएगा। अजय मूल नाम था, बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य की बात हो रही है, चाणक्य की बात हो रही है, और चाणक्य नाम क्यों पड़ा? इनके पिताजी का नाम था चणक, चणक ऋषि के पुत्र थे, चणक ऋषि के पुत्र थे, इसलिए इन्हें चाणक्य कहा गया। और कौटिल्य नाम क्यों कहा जाता है साथियों? कौटिल्य, कौटिल्य इनका गोत्र था, कौटिल्य गोत्र से थे, इसलिए इन्हें कौटिल्य कहा जाता था। इस प्रकार इस 18वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विष्णुगुप्त। चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। बाकी डिटेल भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नोट्स बनाते चलिएगा। आप भले ही शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, लेकिन नोट्स बनाइएगा। आज नहीं तो कल आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि सारी चीजें हम दिमाग में याद कर लेंगे और उसके बाद से परीक्षा में जाकर के छाप देंगे, ट्रिक लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा साथियों। आप 2 4 10 20 50 प्रश्न याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। बाकी आपको अगर सिलेक्शन लेना है, ईमानदारी से आपको पढ़ना पड़ेगा। जो लोग आज नहीं नोट्स बना रहे हैं, साल भर बाद बनाना पड़ेगा, जब समय निकल जाएगा तब। तो आज ध्यान से सुन के हमारी बात मानिए, नोट्स बना करके पढ़िएगा, आपको सिलेक्शन जल्दी मिल जाएगा। अगला 19वां प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, यानी अर्थशास्त्र के बारे में पूछ रहा है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो क्या है? एक। तो साथियों याद रखिएगा, एक अर्थशास्त्र जो विषय है, उस अर्थशास्त्र विषय के जनक थे एडम स्मिथ, और यह एक पुस्तक है। अर्थशास्त्र प्राचीन पुस्तक है। इस पुस्तक का संबंध है साथियों शासन के सिद्धांतों से। शासन का सिद्धांतों का यह पुस्तक है। अर्थशास्त्र मतलब अर्थ या मुद्रा से संबंध इसका नहीं है, इसका संबंध है शासन के सिद्धांतों से साथियों, शासन के सिद्धांतों से इसका संबंध है। अर्थशास्त्र में राज्य के साप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं कि अगर राजा को राज्य चलाना है अच्छे से तो उसमें 7 अंग होने चाहिए। राज्य के साप्तांग सिद्धांत दिया गया है। कहां पर दिया गया है, किसने दिया है? तो कौटिल्य ने दिया है, चाणक्य ने दिया है। कहां दिया है? अर्थशास्त्र में दिया है। साप्तांग सिद्धांत किसने दिया है? चाणक्य ने दिया है, कौटिल्य ने दिया, अर्थशास्त्र में दिया है। इसका मतलब इसमें 7 अंग है। राज्य के 7 अंग होने चाहिए। कौन कौन से 7 अंग होने चाहिए? ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिएगा। राजा, अमात्य, राजा, अमात्य, दुर्ग, दुर्ग, कोष, दुर्ग, कोष, 5वां जनपद, जनपद, 6वां मित्र, मित्र, दंड, 7वां दंड। राजा, अमात्य, दुर्ग, कोष, जनपद, मित्र, दंड, ये 7 हर राज्य में होने चाहिए। यही राज्य के 7 अंग हैं। ये बात कौटिल्य ने कहा है राज्य का साप्तांग सिद्धांत में। आगे बढ़ते हैं, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डाइमेकस ये आया था साथियों बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार, ध्यान दीजिएगा साथियों, बिंदुसार मौर्य राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा, बिंदुसार के बाद अशोक गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज दूत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था, और बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस आया था। मेगस्थनीज के बारे में याद रखिएगा, इंडिका पुस्तक की रचना की थी। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। और इसकी सबसे बड़ी खासियत जानते क्या है? अद्भुत बात, यह पुस्तक अस्तित्व में है ही नहीं वर्तमान में, यह पुस्तक एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस पुस्तक के बारे में पता कैसे चला? पढ़ते कैसे है? इतना ज्यादा परीक्षा प्रश्न क्यों आता है? साथियों विद्वान जो है एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, इन लोगों की जो पुस्तक है, इन लोगों की जो रचना है, उसमें इसका अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन होता है, इसका जिक्र होता है कि मेगस्थनीज के इंडिका में ऐसा लिखा गया है। तो विद्वान मानते हैं कि मेगस्थनीज की इंडिका कोई पुस्तक थी। साथियों मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। कहां लिखा है? इंडिका में लिखा है। साथियों मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और बिंदुसार के दरबार में आया डाइमेकस। डाइमेकस कहां से आया था? तो साथियों सीरिया का शासक था, नाम उसका था एंटियोकस। सीरिया का राजा एंटियोकस, सीरिया का राजा था एंटियोकस। इसी एंटियोकस का दूत था ये,
एंटियोकस का दूत बनकर के भारत आया था डायमेकस, और बिंदुसार के दरबार में रहा था। बिंदुसार ने डायमेकस से 3 चीजें मांगी थी। बिंदुसार ने डायमेकस से 3 चीजें मांगी थी कि तुम जाना जब सीरिया अपने क्षेत्र में, तो वहां से हमारे लिए 3 चीज लेकर के आना। पहला क्या मांगा था? सूखे अंजीर, सूखे अंजीर। दूसरा, मदिरा, विदेशी मदिरा लेकर के आना मेरे लिए। और दार्शनिक, साथियों यूनानी दार्शनिक और वहां के दार्शनिक विश्व प्रसिद्ध थे, इसलिए 3 चीजों की मांग डायमेकस से किसने किया था? बिंदुसार ने। डायमेकस गया, लेकर के आया, सूखे अंजीर लेकर आया, मदिरा लेकर आया, दार्शनिक लेकर नहीं आया। एंटियोकस ने कहा कि हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में, यूनान में, सीरिया में, हमारे यहाँ पर कोई भी दार्शनिक या व्यक्ति का आयात निर्यात नहीं होता है। इसका मतलब है कि यह ज्ञात होता है कि दास प्रथा वहां पर नहीं थी, किसी व्यक्ति को आयात या ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं किया जाता था। एंटियोकस ने 2 चीजें भिजवाई, दार्शनिक नहीं भिजवाया। महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द यहां से परीक्षा बनता है साथियों। आगे बढ़ा जाए। 21वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किससे बना था? ईंटों से बना था, पत्थर से बना था, मिट्टी से बना था, कि संगमरमर से बना था, कि सफेद संगमरमर से बना था? अगर नहीं पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों हमारे साथ बने रहिए, पूरा सीरीज को देखिए। आप जब तक एक एक चैप्टर, एक एक सब्जेक्ट को घूमेंगे टहलेंगे नहीं, तब तक बहुत सारे ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं जो नहीं हो पाएंगे। है बहुत आसान, एक बार अगर गुजरा रहेगा यह प्रश्न कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है वो लकड़ी का महल है, तो आप हमेशा परीक्षा में करेंगे साथियों। लोगों को यह लगता है कि जीएस छोटा सा सब्जेक्ट है, जीएस कोई पढ़ने वाला विषय थोड़े ना है, जीएस को तो ऐसे घूमते टहलते कर देंगे। ठीक है, कभी भी बैठ करके इत्मीनान से अपना स्कोर कार्ड भी देखिएगा। जितना हल्के में आप लोग जीएस को लेते हैं उतना हल्का है भी नहीं। इसका क्राइटेरिया है, इसका अपना लेवल है, इसके हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना साथियों। हल्के में मत लीजिएगा, सिलेक्शन करा भी देगा, सिलेक्शन से बाहर भी कर देगा जीएस। और एक चीज और है, जिसका जीएस पर कमांड है वो बेरोजगार भी नहीं है, आप उठा करके देख लीजिएगा। साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के इस लकड़ी के महल को राजप्रसाद कहा जाता था। तो आपसे राजप्रसाद अगर पूछ ले, राजप्रसाद क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था जो लकड़ी से बना हुआ था। पटना के पास है साथियों, पटना मतलब पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के पास था। खुदाई में ये प्रकट हुआ, खुदाई हुआ तब प्रकट हुआ यह। आगे बढ़ते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। कौन सा अभिलेख बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम में था साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव भारत में, पश्चिम भारत में भी था। ध्यान दीजिएगा, उस समय का अपने भारत का मैप इधर ईरान तक और उधर म्यांमार तक, ठीक ना साथियों। यहां पर जूनागढ़ एक जगह है, जूनागढ़ गुजरात में। जूनागढ़ में रुद्रदामन नाम का राजा था। रुद्रदामन उसने अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि रुद्रदामन ने बेगार द्वारा, यानी कि बिना वेतन दिए, बेगार द्वारा एक झील का मरम्मत कराया। उस झील का नाम था सुदर्शन झील। किसने बेगार द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, पुनरुद्धार कराया था? तो रुद्रदामन ने साथियों। कहां लिखा है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है। इसमें साथियों 4 राजाओं का वर्णन मिलता है। ध्यान से समझिएगा, चीजों को लिखते रहिएगा। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य अगर भारत के पश्चिम में एक झील का निर्माण करा रहा है तो उसके क्षेत्र में होगा, तभी तो निर्माण करा रहा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ये कौन दर्शाता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ दर्शाता है, क्योंकि इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर एक झील निर्माण कराया है। किसकी सहायता से कराया? तो इसका मंत्री था पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त मंत्री की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था साथियों। दूसरा, इसके बाद अशोक राजा जब बना, अशोक ने अपने समय में तुषास्प नामक मंत्री को भेज करके
पुनः इसका निर्माण कराया था। कास्प नामक मंत्री को भेजकर अशोक ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया था। इसके बाद रुद्रदामन राजा बना साथियों। रुद्रदामन ने सुविशाख नामक मंत्री को भेज करके सुविशाख नामक मंत्री को भेजकर बेगार द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया। तो ये तीसरा राजा था, और जो तीसरा राजा था जिसने बेगार से करवाया रुद्रदामन ने, इसी ने अपने समय में एक अभिलेख उत्कीर्ण करवा दिया और इस अभिलेख में लिखवा दिया कि पहला राजा इसने बनवाया, दूसरा ने इसने निर्माण कराया, तीसरा मैं हूं करवा रहा हूं। आगे कालांतर में चौथा राजा था स्कंदगुप्त, गुप्त राजा था स्कंदगुप्त। उसने अपने मंत्री चक्रपालित को भेज करके पुनः से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार कराया, उसका मरम्मत कराया साथियों। तो आपसे पूछे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में कितने राजा का वर्णन मिलता है? ये राजा का वर्णन मिलता है। किस मंत्रियों ने सुदर्शन झील का निर्माण पुनरुद्धार कराया? ये देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री पुष्यगुप्त, अशोक का मंत्री तुषास्त्र, रुद्रदामन का मंत्री सुविशाख, और चक्रपालित किसका मंत्री था? स्कंदगुप्त का मंत्री था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? साथियों इसका उत्तर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में, 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया था। सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का सेनापति। साथियों जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो उसका उत्तराधिकारी सेल्यूकस बना था। सेल्यूकस सिकंदर का उत्तराधिकारी और सेनापति था। ऐसे एक और प्रश्न पूछे, सिकंदर का जल सेनापति कौन था? सिकंदर का जल सेनापति, तो उसका जल सेनापति का नाम था निर्याकस। दो नाम याद रखिएगा, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस, जल सेनापति निर्याकस। नीर से बना हुआ, नीर मतलब पानी, नीर पानी वाला सेनापति, और सेल्यूकस। यही सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बनता है और चंद्रगुप्त मौर्य से इसका लड़ाई होता है 305 ईसा पूर्व में। इसका उत्तर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? साथियों अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। थोड़ा मैप से इसको देखिएगा, बैठाइएगा दिमाग में। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, फिर बिंदुसार उत्तराधिकारी और फिर अशोक उत्तराधिकारी। अशोक उत्तराधिकारी बने तो यहाँ पर असम का क्षेत्र, ये क्षेत्र नहीं था, और यहाँ पर चेर, चोल, पांड्य, सतीपुत्र ये क्षेत्र नहीं था। ये दो क्षेत्र अशोक के नहीं थे। बाकी पूरा ईरान तक और म्यांमार तक अशोक का मौर्य साम्राज्य था। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान था साथियों, अफगानिस्तान था, ये अफगानिस्तान है, था। बिहार था, कोर पॉइंट तो बिहार था। श्रीलंका साथियों नहीं था। देखिए श्रीलंका यहाँ हो जा रहा है, श्रीलंका भी नहीं था, और ये तमिल का क्षेत्र भी नहीं था। कलिंग था साथियों, कलिंग यहाँ पर देख लीजिएगा, मैप से भी आपको बता दिए। असम का क्षेत्र नहीं था और तमिल श्रीलंका का क्षेत्र नहीं था। तमिल में चेर, चोल, पांड्य, सतीपुत्र क्षेत्र आता था। अगला देखिएगा, अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के इतिहास में पहली बार किसने हॉस्पिटल बनवाया और किसने औषधालय बनवाया, औषधि बागीचा बनवाया, जहां पर आयुर्वेदिक औषधि जड़ी बूटियां बोई जाती थी और उगाई जाती थी? तो साथियों एक कार्य किया था अशोक ने। 25 का उत्तर हो जाएगा ए, अशोक। साथियों अशोक जो है, अशोक महान ऐसे ही नहीं कहा जाता है। अशोक ने बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं। अशोक ने अपने जीवन में शुरू में तो बहुत युद्ध लड़ा भी और जीता भी, साम्राज्य का विस्तार भी किया, लेकिन 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराता है। उसमें धम्म का प्रतिपादन करता है, युद्ध नीति त्याग देता है, धम्म नीति का प्रतिपादन शुरू कर देता है। उसने पूरे दुनिया में अपना प्रभाव छोड़ा था। दुनिया भर के देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने दूतों को भेजा था, अपने पुत्र को भेजा था, अपने पुत्रियों को भेजा था, अपने रिलेटिव्स को भेजा था। वो चाहता था कि दुनिया बौद्ध विचारधारा से प्रभावित हो और मध्यम मार्गी बने और युद्ध की नीति त्याग दे। साथियों इसने बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य कराए, जिसमें हॉस्पिटल का निर्माण, औषधि बागीचे का निर्माण, सड़क का निर्माण, उद्यान का निर्माण, तमाम चीजों का, जिससे जनता को, लोगों को सुविधा मिल सके, उन चीजों का निर्माण अशोक ने कराया था। इस प्रकार साथियों आज का क्लास पूरा होता है।
मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।